हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग आरपीएससी लेक्चर जो कि आपका हुआ था 16 मार्च 2021 में। आप टाइम देख सकते हैं 9 से 12, दो शिफ्ट थी, एक मॉर्निंग और एक आफ्टरनून। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, मैंने इसको दूसरे फॉर्मेट पर लिया है तो वहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इज अ फिनोमेना विच अकर्स इन। देखिए आप जानते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, हम कई बार इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज अ फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल डायमेंशंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके डायमेंशंस में चेंज होता है, ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन वो फिनोमेना कहलाता है। कैसे? वेन एवर इट इज सब्जेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर। देखिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैक्सिमम जो होती है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए होती है। तो परमिएबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल क्योंकि बिकॉज दे हैव लार्ज पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, they show a very strong attraction to magnetic field, and also when the external field removed they can retain their magnetic properties. तो इसीलिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। और बाकी के बारे में भी आपको पता ही होगा, जैसे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होती है नेगेटिव, एंड फॉर पैरामैग्नेटिक स्लाइटली ग्रेटर देन 1। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिस फॉर्म करता है? तो आपके वो क्या होता है? सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्रिएट करते हैं, वी क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फॉर MRI, जो कि क्या है आपके मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। वी ट्राई टू क्रिएट सुपर कंडक्टर्स प्रॉपर्टीज इन इट, सो आइडियली वी यूज सुपर कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। तो देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है आपकी? यह एक मेजरमेंट है कि कितना मटेरियल जो है आपका मैग्नेटाइज होगा, जो कि आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं उसके अंदर। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है आपका मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि M/H। ठीक है। साथ ही साथ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है आपकी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की होती है, और टेम्परेचर की भी क्या होती है साथ साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट होगा। इन द फिफ्थ क्वेश्चन, इन एन इंटीग्रेटिंग SiO2 लेयर इट प्रोवाइड्स। तो देखिए SiO2 जो लेयर होती है किसी भी IC में, वो आपका आइसोलेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हेन एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड टू अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बॉडी इट। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं किसी भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बॉडी में, तो जो बॉडी होती है उसकी वो शेप क्या कर लेती है अपनी चेंज। देख सकते हैं हम, व्हेन वी अप्लाई वोल्टेज ऑन पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। किसकी वजह से? इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, जिसका मतलब यह है कि वो अपनी बॉडी में के शेप को चेंज करेगा। ठीक है, जैसे कि क्वार्ट्ज, रोसेल ये आपके क्या होते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। सुपर कंडक्टर की मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? ठीक है, तो देखिए वो रिप्रेजेंट होता है आपका H से। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है आपका? ससेप्टिबिलिटी इंटू H। अभी हमने देखा था ससेप्टिबिलिटी M/H होता है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सुपर कंडक्टर के लिए ससेप्टिबिलिटी आपने देखा -1, तो M जो हो गया माइनस ससेप्टिबिलिटी से रिप्रेजेंट होता है। M क्या है? मैग्नेटाइजेशन, और ससेप्टिबिलिटी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड कंडक्टर के साथ क्या होना चाहिए? तो गुड कंडक्टर आपका क्या होना चाहिए? हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लो थर्मल कंडक्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होना चाहिए। ठीक है, और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए। सो यानी कि मतलब फ्री होना चाहिए ऑक्सीडेशन से। ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए उसमें। सो 1, 2, 4 ऑप्शन आपके क्या होंगे? सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज इन अ कंडक्टर कैन बी चेंज्ड बाय। तो देखिए इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ नहीं होगा, आपका रिवर्सिंग द फील्ड डायरेक्शन होगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज इन अ कंडक्टर कैन बी चेंज्ड बाय रिवर्सिंग द फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब फ्लक्स को हम रिवर्स डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ भी हमारा चेंज होगा, क्योंकि E इक्वल्स टू बी इंटू एल साइन थीटा होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स आर ट्रू अबाउट द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक है, तो देखिए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की बात हो रही है और देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर पोजेसेस सेंटर ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल सही है, एक सिमेट्री को दर्शाता है। दे ऑलवेज एग्जिबिट फेरोइलेक्ट्रिसिटी, यस दे आर नेसेसरीली पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ठीक है, और साथ ही साथ दे एग्जिबिट अ रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन यूनिटी। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 होगा आपका, वो आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 3 आपके क्या होंगे, सही होंगे। तो पीजी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक सिमेट्री के सेंटर को पजेस करता है। ठीक है, ये एक फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं और साथ ही साथ ये बहुत पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, अगला है आपका, लॉस इन अ डाइलेक्ट्रिक में अकर ड्यू टू। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक के बारे में आप जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कब होंगे, किसकी वजह से होंगे, पोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है आपका डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, किसकी वजह से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस इन एन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एस पोलराइजेशन स्विचेस डायरेक्शन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, लॉसेस क्यों होंगे, किसकी वजह से, पोलराइजेशन की वजह से। नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन, देख सकते हैं हम लास्ट में, कि द मेन पर्पस ऑफ कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर। तो देखिए अच्छे से जानते हैं कि आप डीसी जनरेटर के केस में रेक्टिफायर की तरह ऑपरेट होता है और एसी से डीसी क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ऐसे ही अपोजिट होता है आपका मोटर के केस में, डीसी टू एसी। और ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो कम्यूटेटर इज अ कन्वर्टर विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और 13 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द प्राइमरी रीजन फॉर प्रोवाइडिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स इन अ डीसी जनरेटर इज टू। ठीक है, तो देखिए हमने देखा है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या काम होता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है डीसी जनरेटर में, वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है। ठीक है, जो कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होता है। द यूज ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज टू नलीफाई द आर्मेचर रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजिंग द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 14 क्वेश्चन आपका, द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ। क्रिटिकल रेजिस्टेंस की जब भी बात होती है तो फील्ड आता है। हमने देखा है पिछले पेपरों में भी कि क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस के नाम से आपका वर्ड होता है पूरा। ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस जब क्रिटिकल रेजिस्टेंस से एबव हो रहा था, वोल्टेज आर्मेचर के अंदर बिल्डअप नहीं होता है। लैप बाइंडिंग इट इज सूटेबल फॉर। तो लैप बाइंडिंग में आप जानते हैं कि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, सो इट इज यूज फॉर द हाई करंट एंड लो वोल्टेज इन डीसी जनरेटर्स। और वेव बाइंडिंग इसका क्या होगा, अपोजिट। नेक्स्ट है आपका, 6 पोल जनरेटर हैज अ लैप बाउंड विथ 40 स्लॉट्स with 20 conductors per slots. The flux per pole is 25 milliweber. Calculate the speed at which the machine must be driven to and generate an EMF of 300 volt. So E equals to P5 NZ upon 68 आपको अप्लाई करना है। आपका आंसर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इवेल्युएट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी मोटर इज। सो नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा आपका डीसी मोटर का, 0.5। In the next question, question number 19, the phasor diagram of a synchronous machine connected to an infinite bus is shown below. तो देखिए एक फेजर डायग्राम दिया है आपका, सिंक्रोनस मशीन कनेक्टेड है आपके इनफाइनाइट बस से। द मशीन इज एक्टिंग एज अ। तो मशीन जो होगी आपकी, आपका जो फेजर डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है आपका, इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज से लीड कर रहा है। तो यहाँ पे जो जनरेटर होगा और एक किस पे ऑपरेट कर रहा होगा, लैगिंग पावर फैक्टर पे, क्योंकि मशीन इज एक्टिंग एज ए जनरेटर एंड ऑपरेटिंग एट आ लैगिंग पावर फैक्टर। बीटी आपका बस वोल्टेज है और ई आपका सिंक्रोनस मशीन का वोल्टेज है। ई जो है आपका वो लीडिंग कर रहा है बी से, जिसका मतलब यह है कि मशीन मोटर की तरह वर्क कर रही है। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग एट अ लीडिंग पावर फैक्टर, बट सिंस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड सो इट मस्ट बी अ जनरेटर। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि E इज लीडिंग टू B। ठीक है, E इक्वल टू बी माइनस आई आर से आप पता लगा लेंगे कि प्रकार का आपका फॉर्मेट है। ठीक है, लेकिन मोटर की तरफ वर्क कर रही है, E इक्वल टू बी माइनस आई आर ए, ई आपका पॉजिटिव है। बट इन द केस ऑफ एट अ लीडिंग पावर फैक्टर, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए इट मस्ट बी अ जनरेटर एंड ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर।
20th नंबर क्वेश्चन में है कि एक सिंक्रोनस मोटर है जो कि ऑपरेट कर रहा है नो लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर पे। इफ द फील्ड करंट इज इंक्रीज्ड द पावर फैक्टर विल बिकम। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर जो है नो लोड पे है, ठीक है, और यूनिटी पावर फैक्टर पे है। और अगर हम फील्ड करंट को इंक्रीज कर देते हैं तो पावर फैक्टर भी क्या हो जाता है आपका लीड हो जाएगा, ठीक है, पावर फैक्टर लीडिंग में पहुंच जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और करंट भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। क्योंकि आप अगर जब आप बी कर्व देखेंगे इन द केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर तो आप देख सकते हैं यूनिटी पावर फैक्टर पे आपका करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन एन ऑल्टरनेटर डिजाइंड फॉर ऑपरेशन एट 60 हर्ट्ज इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज। ठीक है, जो ऑल्टरनेटर को डिजाइन किया है 60 हर्ट्ज पे, ऑपरेट हो रहा है 50 हर्ट्ज पे। तो आप जानते हैं जनरेटेड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है 4.44 के डब्ल्यू एफ इंटू टी, ठीक है, के एफ टी होता है आपका। और आप जानते हैं कि जो ईएमएफ है आपका वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ई1 अपॉन ई2 जब आप लिखेंगे तो एफ वन अपॉन एफ टू के बराबर लिखेंगे। तो उस केस में आपका एफ वन अपॉन एफ टू क्या होगा, 5/6। यानी कि इस जो भी ऑप्शंस दिए हैं आपके इनमें से कोई भी ऑप्शन क्या है आपका राइट नहीं है। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एबव सिंक्रोनस स्पीड द डैम्पर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस। तो देखिए डैम्पर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस क्या करता है आपका, जब थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर when the rotor speed become more than the synchronous speed during hunting the damping bar develops induction generated torque which reduces the speed up to synchronous speed। डैम्पिंग बार का काम क्या होता है, एक हंटिंग से बचाना, ठीक है, और हंटिंग से बचाते बचाते वह एक इंडक्शन जनरेटर टॉर्क को डेवलप कर लेता है जिसकी वजह से जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर एंड रोटर अंडर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन इज जीरो फॉर। तो देखिए डीसी मशीन के लिए, इंडक्शन मशीन के लिए, सिंक्रोनस मशीन के लिए, डीसी मशीन में देख सकते हैं आप इधर पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि फील्ड फ्लक्स इज स्टेशनरी एंड आर्मेचर फ्लक्स इज आल्सो स्टेशनरी ड्यू टू कम्यूटेटेड ब्रश अरेंजमेंट। तो रियल जो स्पीड होगी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल्स टू रोटर स्पीड। जब हम बात करें इंडक्शन मोटर की तो इसके केस में भी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जीरो, ठीक है, स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगी। और इन द केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, ठीक है, क्योंकि जो मैग्नेटिक पोल लॉकिंग प्रिंसिपल होता है उसमें रिलेटिव फील्ड स्पीड होती है स्टेटर फील्ड स्पीड माइनस रोटर फील्ड स्पीड, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी कि जीरो के बराबर। तो सारी मशीन क्या होंगी आपकी, ऑप्शन क्या होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24th नंबर का कह रहा है कि एक रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है जिसका यूनिफॉर्म एयर गैप है। इफ डेल्टा इज द स्पेस एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड देन द एवरेज टॉर्क डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, ए और बी आपके क्या है, कांस्टेंट है। तो देख सकते हैं कि रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो कि यूनिफॉर्म गैप है, डेल्टा स्पेस है स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड के बीच में। तो एवरेज टॉर्क डेवलप्ड क्या होगा, जो कि प्रोपोर्शनल होगा आपके ए और बी कांस्टेंट के साथ, यानी कि ए साइन डेल्टा। ये आपका क्या है, डेल्टा के साथ, डेल्टा आपका स्पेस एंगल है और ई आपका किसके किसके प्रोपोर्शनल आपके ए साइन डेल्टा के। 25th नंबर का क्वेश्चन है कि एक स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर है जिसकी रेटिंग है आपकी 187 केवीए, थ्री फेज 2300 वोल्ट 47 एम्पियर 50 हर्ट्ज और इतना आरपीएम, और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस दिया है, इंटरनल पावर आपसे पूछी गई है। तो देखिए मशीन की इनपुट पावर, फेज वोल्टेज निकाल लेना, फिर आप लाइन करंट निकाल लेंगे, उसके साथ ही आप ई इक्वल्स टू, ठीक है, इस जो रिएक्टेंस डायग्राम आपका है उससे उसके हिसाब से क्वेश्चन निकाल के आप पावर निकाल सकते हैं। हालांकि इनका जो आंसर आ रहा है वो आपके ऑप्शनों से मैच नहीं कर रहा है। आपका आंसर कितना होगा, 62.36 अकॉर्डिंग टू सॉल्व द प्रोसेस। 26 नंबर का क्वेश्चन आपका सिंक्रोनस जनरेटर इज सेड टू बी ओवर एक्साइटेड कब।
तो देखिए ओवर एक्साइटेड का केस कब होता है सिंक्रोनस जनरेटर में, लैगिंग पावर फैक्टर, और अगर मोटर ओवर एक्साइटेड होती तो वो लीडिंग पावर फैक्टर होता, और लेकिन यहाँ पे जनरेटर दिया है तो इसीलिए क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। In the 27 number of question, a synchronous machine has full pitch coil having a coil span of 12 slots. For eliminating third harmonic, the coil span should be। देखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार एई में पूछे गए हैं कि जिसमें सिंक्रोनस मशीन में कॉइल स्पैन 12 स्लॉट्स दिए हुए हैं, और साथ ही साथ फॉर एलिमिनेटिंग द थर्ड हार्मोनिक द कॉइल स्पैन शुड बी। तो जो एलिमिनेट आर्थ हार्मोनिक का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आर माइनस वन अपॉन आर इंटू फुल पिच। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना होगा। और आर आपको थर्ड हार्मोनिक होता है जो कि हार्मोनिक की वैल्यू दी है, यानी कि 3 - 1/3, और फुल पिच आपके 12 जो कि स्लॉट्स हैं। 2/3 इंटू 12 यानी कि 8 स्लॉट्स आपका क्या होगा, आंसर। आर माइनस वन अपॉन आर इंटू फुल पिच आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि आर्मेचर वाइंडिंग इज वन इन विच वर्किंग। तो देखिए आर्मेचर वाइंडिंग इज वन इन विच वर्किंग ईएमएफ इज प्रोड्यूसिंग बाय द वर्किंग फ्लक्स। नेक्स्ट है आपका अ सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर। तो देखिए सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर जो होती है उसका जो रोटर का स्ट्रक्चर होता है वो सैलिएंट होता है, और वो जो रन करता है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है। यही इसकी खास बात है। रिलक्टेंस मोटर हैज अ सैलिएंट पोल रोटर and runs at synchronous speed. Reluctance torque are also available in reluctance machine due to saliency of pole। तो जो सैलिएंट पोल जो होता है, जो कि सैलिएंट पोल जो उसका रोटर होता है उसी की वजह से सैलियंसी फॉर्म होती है, और इसलिए रिलक्टेंस रोटर रोटर मोटर जो होती है आपकी वो सैलिएंट पोल रोटर स्ट्रक्चर और सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है। नेक्स्ट आपका एक 6 पोल की मशीन है जो कि रोटेट कर रही है 1200 आरपीएम पे। ठीक है, द स्पीड इज इलेक्ट्रिकल रेडियंस पर सेकेंड, और मैकेनिकल रेडियंस में आपसे पूछा है। तो आप जानते हैं कि थीटा इलेक्ट्रिकल आपका 2/p ऑफ थीटा मैकेनिकल होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको ओमेगा मैकेनिकल जो करेंगे आप, ओमेगा इलेक्ट्रिकल आपका क्या हो गया 2πf। ठीक है, और साथ ही साथ ओमेगा मैकेनिकल आपका 2πp ओमेगा इलेक्ट्रिकल हो गया। स्पीड के कंपैरिजन में यहाँ पूछ रहा है, ना कि एंगल के कंपैरिजन में। तो 2/p पोल्स आपको 60 हैं, और ओमेगा इलेक्ट्रिकल कितना हो जाएगा आपका 2πf, यानी कि जो कि आपको आपने फाइंड किया है 120 पाई। सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है जो कि सारी वैल्यूज आपको गिवन है 1200 आरपीएम। तो NS 120 एफ अपॉन पी से वहां से आपकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। 31 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैच करना आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 की। ठीक है, स्ट्रे लोड लॉसेस, प्रेस कांस्टेंट लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड लो लोड रोटेशनल लॉसेस को मैच करना है। तो स्ट्रे लोड लॉसेस आप समझ गए होंगे, इट इज स्क्वायर ऑफ लोड। ब्रश कांस्टेंट लॉसेस जो होता है वो आपका लोड से भी डिपेंड है। हिस्टैरिसीस लॉसेस आपका डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ फ्लक्स से, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और नो लोड रोटेशनल लॉसेस आपका रोटर के रोटेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32, द मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन बाय ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मोटर्स इज द कॉज ऑफ देयर लैगिंग पावर फैक्टर। तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है जो कि ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर ड्रॉ करते हैं वो किसकी वजह से होता है, लैगिंग पावर फैक्टर की वजह से। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ एसी सीरीज मोटर इज इनकरेक्ट। तो देखिए एसी सीरीज मोटर यानी कि इंडक्शन मोटर की बात हो रही होगी, और यहाँ पे इट्स टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स इज सिमिलर टू डीसी शंट मोटर, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपकी जो एसी सीरीज मोटर की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आपको ध्यान करेंगे इंडक्शन मोटर में तो वो नेगेटिव राइजिंग एंड आपकी राइट साइड तक जाती है, नॉट सिमिलर टू द डीसी शंट मोटर। 34th नंबर का क्वेश्चन है आपका कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो कि स्पीड n आरपीएम पे रन कर रहा है, उसकी सिंक्रोनस स्पीड आपकी ns है और स्लिप है आपकी फॉरवर्ड में s। तो आपसे पूछा गया है कि बैकवर्ड स्लिप क्या होगी, विथ रिस्पेक्ट टू पूछा है। ठीक है,
ना कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया है। तो आंसर आपका क्या होगा, आप जानते हैं अच्छे से, हमने कई बार देखा है डायरेक्टली कि बैकवर्ड स्लिप इक्वल्स टू 2 माइनस एस टाइम्स ऑफ द फॉरवर्ड स्लिप। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 35th नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पूछा है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आप जानते हैं एक सेल्फ स्टार्टिंग होती है, और वो भी किसकी हेल्प से आपकी सेल्फ स्टार्टिंग होती है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो दो वाइंडिंग आप जानते हैं, ऑक्सिलरी और मेन वाइंडिंग आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में होती है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, तो एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर है जिसमें शाफ्ट पावर दिया है और मैकेनिकल लॉसेस दिया है। आपसे पूछा है कि 4% की स्लिप पे रोटर ओमिक लॉसेस कितने होंगे। तो देखिए, शाफ्ट पावर गिवन है, ये मैकेनिकल पावर गिवन है, स्लिप गिवन है, ग्रॉस पावर कितना होता है आपका, शाफ्ट पावर प्लस मैकेनिकल लॉसेस को जोड़ दीजिए तो आपकी ग्रॉस पावर आ जाएगी। पी इनपुट कॉपर लॉस ग्रॉस पावर, ये आप पावर डायग्राम से जब आप इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं तो पावर डायग्राम में ये आप अच्छे से समझ जाते हैं कि इनपुट पावर कॉपर लॉसेस और ग्रॉस मैकेनिकल पावर जो होगा आपका 1:s/1-1s होता है। आपसे पूछा है रोटर ओमिक लॉसेस यानी कि पी सी यू की वैल्यू पूछी है। तो पी सी यू अपॉन पी ग्रॉस आपको निकालना है, ठीक है, यानी कि एस अपॉन 1-s। ठीक है, स्लिप आपको पता ही है 0.04 है, तो कॉपर लॉस वहां से कितना निकल जाएगा आपका 120 वाट। 37th नंबर का क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ अ थ्री फेज 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रनिंग एट स्लिप ऑफ 4%। तो देखिए, रोटर स्पीड की जो फॉर्मूला होता है एन एस इंटू 1-s होता है, और स्लिप आपको पता ही है 0.04 है, और सिंक्रोनस स्पीड 120 F/P से निकाल लेंगे। अगला है 38 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको थ्री फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर है, 4% स्लिप है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट पूछा है। ये भी क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। तो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी, और स्लिप है आपकी 0.04 और फ्रीक्वेंसी है 50। 39th नंबर के क्वेश्चन हम देखते हैं। इन अ थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, three phase balanced supply is given to the rotor and stator winding is short circuited the rotor would। तो देखिए, ये जो रोटेटिंग फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके अगेंस्ट में रन करने लगेगी अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो देख सकते हैं, अब आंसर में लिखा है कि व्हेन वी अप्लाई थ्री फेज सप्लाई एट रोटर इंस्टेड ऑफ स्टेटर। ठीक है, आप जानते हैं रोटर की जगह हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं, तो ये डायरेक्शन के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट रन करेगी। स्टेटर ट्राई करेगा रोटेट इन द फील्ड रोटेटिंग डायरेक्शन। इनफैक्ट स्टेटर फ्लक्स यानी कि जो कि वाई रोटर रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड। तो आंसर क्या होगा आपका, रन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग फील्ड। 40 नंबर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 1 kVA 400 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर इज डिजायर्ड टू बी यूज्ड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज, द kVA रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो आप जानते हैं कि वोल्टेज जो होता है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि kVA 1/kVA F1/F2 हो जाएगा। तो आंसर आप निकालेंगे तो नी kVA आपका 150 वोल्ट एम्पियर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला है आपका, एक ट्रांसफॉर्मर का जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कम होता है। तो देखिए, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है आपका लीडिंग पावर फैक्टर पे। कभी कभी आपसे फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो फॉर्मूला भी यहाँ पर गिवन है। 43 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि द रोटर स्लॉट्स इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज केप्ट इंक्लाइंड, द फिनोमेना इज नोन एज स्क्यूइंग। ठीक है, तो देखिए, रोटर के जो स्लॉट्स होते हैं हमने देखे होंगे, स्ट्रेट नहीं होते, टिल्ट होते हैं किसी एंगल पे, और क्योंकि हमें हार्मोनिक को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, और हार्मोनिक को एलिमिनेट के साथ साथ हमें यूनिफॉर्म टॉर्क चाहिए होता है। ठीक है, इसीलिए स्क्यूइंग करते हैं, और स्क्यूइंग के कारण ही कॉगिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो रिड्यूस हो जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है। तो मैक्सिमम टॉर्क आपका कब होता है, देखिए, वेरीज एस रोटर सर्किट रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर सर्किट रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो आपकी रोटर रिएक्टेंस पर डिपेंड करता है, ना कि रोटर रेजिस्टेंस पर। मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रही है, वैसे तो टॉर्क जो नॉर्मल टॉर्क होगा वो आपके डिपेंड करेगा, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क नहीं करेगा।
In the 44th question, a 400 volt by 100 volt 10 kVA two winding transformer is reconnected as an auto transformer across a suitable voltage. The maximum rating of such a transformer could be. तो देखिए सबसे पहले आपको ए ऑटो निकालना पड़ेगा यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। आप जानते हैं जो टोटल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 400 प्लस 100 अपॉन 400 यानी कि 5/4 आपका क्या रहेगा ए ऑटो। अब केवीए ऑटो जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए वो आपका होता है ए ऑटो अपॉन ए ऑटो माइनस 1 इंटू केवीए ऑफ टू वाइंडिंग। तो ए ऑटो हमने निकाल लिया है और केवीए ऑफ टू वाइंडिंग कितना दिया है 10, तो आपका आंसर कितना रहेगा 50 केवीए, क्योंकि ए ऑटो की वैल्यू आप क्या है कितनी है 5/4। एक 3 फेज डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है जिसका सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स रेशियो पर फेज है आपका 5। प्राइमरी लाइन करंट है 10 एम्पियर और सेकेंडरी लाइन करंट आपको फाइंड करना है। तो स्टार अपॉन डेल्टा यानी कि 5/1 दिया है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा स्टार है तो ठीक है, तो स्टार अपॉन डेल्टा कितना हो जाएगा 5/1। करंट क्या होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि एन स्टार अपॉन एन डेल्टा है तो आई डेल्टा अपॉन आई स्टार हो जाएगा, ठीक है। 5/1 यानी कि डेल्टा को जब आप स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो y√3 और आई स्टार आपको कितना निकल के आएगा फाइनली 1.155 एम्पियर। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि 40 kV का ट्रांसफॉर्मर है जिसका कोर लॉसेस आपको गिवन है, फुल लोड कॉपर लॉसेस गिवन है। आपसे पूछा है द प्रोपोर्शन ऑफ फुल लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो x होता है अंडर रूट ऑफ PI अपॉन PCU। 47th नंबर ऑफ क्वेश्चन में है ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी और अ कांस्टेंट लोड करंट अकर्स एट, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब अकर होती है एट द यूनिटी पावर फैक्टर। इन द 48th नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक 1:5 स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसका 120 वोल्ट है प्राइमरी के अक्रॉस और 600 ओम रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेकेंडरी है। एज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी द प्राइमरी करंट पूछा है। तो देखिए आप जानते हैं प्राइमरी रेजिस्टेंस अपॉन सेकेंडरी रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो प्राइमरी टर्न्स अपॉन सेकेंडरी टर्न्स का होल स्क्वायर होता है। तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको केवल प्राइमरी रेजिस्टेंस वहाँ से निकल जाएगा और जैसे ही प्राइमरी रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो आप जानते हैं कि आई इक्वल्स टू पी अपॉन आर होता है। 120 आपको गिवन है प्राइमरी साइड का वोल्टेज और रेजिस्टेंस प्राइमरी निकाल लोगे तो 5 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। 49th नंबर ऑफ क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक 3:1 ट्रांसफार्मर है जिसका इम्पीडेंस है 1+j5 ओम लो वोल्टेज साइड में और 9+j45 हाई वोल्टेज के साइड में। टोटल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस एट हाई वोल्टेज पूछा है। तो देखिए जब आप रेफर करेंगे हाई वोल्टेज की तरफ तो आपका क्या हो जाएगा 3/1 का स्क्वायर यानी कि n1/n2 का होल स्क्वायर इंटू 1+j5, ये आपका क्या निकल के आएगा इम्पीडेंस एट हाई वोल्टेज साइड। फिर आप टोटल कर लेंगे, जेड टोटल कितना हो जाएगा हाई वोल्टेज का इम्पीडेंस और हाई वोल्टेज डैश का इम्पीडेंस। देखिए हाई वोल्टेज डैश या जेड हाई वोल्टेज 1 लिख लीजिए n1/n2 होल स्क्वायर इंटू जो इम्पीडेंस आपको गिवन है लो वोल्टेज साइड में क्योंकि आपने रेफर किया है। नेक्स्ट आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं आपके इंडक्टिवली लिंक्ड होते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर हैज टू वाइंडिंग्स व्हिच आर मैग्नेटिकली और इंडक्टिवली कपल्ड बट आइसोलेटेड इलेक्ट्रिकली। तो ये 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल क्वेश्चंस 150 हैं आरपीएससी लेक्चर के मॉर्निंग शिफ्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम सेकंड पार्ट में देखेंगे।